नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑल आर लर्नर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जुलाई 2019 का क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आपको पता है कि मैं एक साइंस की सीरीज़ चला रहा हूं। इस साइंस में सारे प्रीवियस ईयर कोर्सेज हम डिस्कस कर रहे हैं विद पेडागोजी। तो हम डिस्कस करते करते आ चुके हैं जुलाई 2019 तक। इससे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। यदि आपको वो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम पर मुझसे बोल सकते हैं या फिर कमेंट करके बोल सकते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। यदि मिल्क की बात आ गई तो विटामिन सी को हमेशा हटाना है आपको। विटामिन सी इसमें है, दोनों को हटा दो। मिल्क में आयरन नहीं होता है, कैल्शियम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। पूर्तिरोधी यानी रोगाणु रोधक के रूप में घावों पर लगाए जाने वाले बेंजीन रंग के विलयन में कौन सी अधातु होती है। अब यहाँ पर हमें बात करूँ तो चारों ही अधातु हैं जिनमें से बेंजीन पाई जाती है। जो आपके एंटीसेप्टिक्स बैंडेज वगैरह होती हैं उनमें आयोडीन मिली रहेगी बेंजीन के बैंगनी रंग के विलयन के साथ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। वायु के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सही नहीं है। जल चक्र में वायु की महत्वपूर्ण भूमिका बिल्कुल होती है, वायु स्थान बिल्कुल घेरती है, वायु में भार बिल्कुल होता है, लेकिन वायु में मृदा उपस्थित नहीं होती। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, स्तंभ ए में दिए गए पाचन तंत्र के अंगों को स्तंभ बी में दिए गए उनके कार्यों का नीचे दिए गया कौन सा सही मिलान है। यकृत होती है आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि। अमाशय क्या करता है, प्रोटीन का पाचन आरंभ करता है। पित्ता से पित्तरस स्त्रावित होता है। अग्ना से शुद्रांत में पाचक रस मुक्त करता है। तो आप देख लो ए का 4 कौन से में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली आपको पूरा नहीं मिलाना होता, एग्जाम में आपको सिर्फ डायरेक्ट ही करना होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, कोशिका के विषय में कौन सा कथन सत्य है। किसी ऊतक की कोशिकाएं समान होती है, बिल्कुल सही बात है। किसी भली भांति व्यवस्थित जीव में कोशिकाओं का आकार समान होता है, बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ पर कोई एक मैन है तो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति हो गया आपका 5 फीट का और एक व्यक्ति हो गया आपका यहाँ पर 2 फीट का, तो दोनों में कोशिकाओं का साइज अलग अलग होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, दोनों में कोशिकाओं का साइज सेम ही होता है। सभी कोशिकाओं में केंद्रित होता है, बिल्कुल बात। सभी कोशिकाओं की आकृति गोल होती है तो नहीं होती। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं जो पेशी मसल्स होती है उनकी सेल्स आपको कुछ इस तरह से मिलने वाली है। कुछ जो हमारी ब्लड सेल्स हैं वो सर्कुलर शेप में भी होती हैं। और आप सभी लोग जानते हो कुछ इस तरह से हमारा एक नर्व सेल होता है। कुछ इस तरह का आपका एक नर्व सेल बना हुआ होता है। थोड़ा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा ऐसी है मेरी डायग्राम, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा न्यूरॉन होता है। बेसिकली मैं ये न्यूरॉन बना रहा था, ठीक। तो सभी कोशिकाओं की आकृति अलग अलग आपको पाई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 66 से, निम्नलिखित में से किनका उनकी जनन की विधा से सही मिलान कीजिए। ईस्ट में होता है आपका मिकुलन। ए का 4, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। और भी कर सकते हो, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है, शैवाल में आपका खंडन होगा, कवक में आपका बीजाणु समांसक यानी बीजाणु जनन होगा। जिनको इंग्लिश में समझ में आ रहा हो वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक ओजोन परत के लिए अपक्षय के लिए उत्तरदायी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिल्कुल है, अम्ल वर्ष नहीं है, मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आंसर राइट रहेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसके अलावा यदि इसके साथ कोई सी गैस लिखी होती तब हम उसे मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय संचारी रोगों को निरूपित करता है। मियादी बुखार, मलेरिया, रक्त क्षीणता, स्वाइन फ्लू। रक्त क्षीणता नहीं होता है। मियादी बुखार, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो बिल्कुल सही। डायबिटीज़ नहीं फैलेगा, रक्त क्षीणता नहीं फैलेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें हमेशा ध्यान रखिएगा, एक ना एक बीमारी ऐसी रहेगी जो कि आपका संचारी यानी कम्युनिकेबल डिसीज नहीं रहेगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है, बिल्कुल सही। चेंजेस आते रहते हैं, संदेह का बढ़ावा देता है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, ठीक है। विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, तो विज्ञान की प्रकृति, अच्छा कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ पर सत्य नहीं है, यानी कि ये सत्य नहीं है। विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, विज्ञान की प्रकृति स्थिर नहीं है। विज्ञान एक, आप ऐसा बोल सकते हो कि विज्ञान एक चेंजेबल है, उसमें चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ नया आता रहता है। ऐसा नहीं किसी ने एक लॉ बनाया वो वहीं रुक गया, ऐसा नहीं होता है, वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। और संदेह को बढ़ावा नहीं देता ये तो, बल्कि आपके जो संदेह होते हैं, जो आपके डाउट्स वगैरह होते हैं उनको क्लियर करता है, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 7 तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? निष्पक्षता का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव या स्थायी मानस प्रवृत्ति। तो स्थायी मानस प्रवृत्ति का विकास नहीं होगा, इन तीनों का तो होगा, क्योंकि आप विज्ञान जब आप पढ़ते हो तो आप एक चीज़ पर रुकना नहीं सीखते, बल्कि आप नए नए कॉन्सेप्ट्स को बनाना सीखते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण, अधिगम पर्यावरण प्रदान करना, यानी कि प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग, सृजनात्मक विचारों को रटना तो वैसे ही नहीं है, उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करें, छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने का अनुभव प्रदान करना, प्रोवाइड रिच वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्नर। बहुत ही सही बात लिखी हुई है, रिच वेराइटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि सीखने के नए नए अनुभव आप बच्चों को प्रदान कर रहे हो। इससे अच्छा आंसर तो हमारा हो ही नहीं सकता था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 72 है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा के बारे में बताना है हमको, किस तरह की होगी? सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, बिल्कुल सही। पर्यावरण के प्रति सच्ची होना चाहिए। शिक्षक के प्रति सच्ची होकर क्या करेगी? विज्ञान बच्चे के प्रति सच्ची होनी चाहिए, ठीक है ना, विज्ञान के प्रति सच्ची होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, A, B and D, क्योंकि शिक्षक के प्रति सच्चा होना कोई बात नहीं होती यहाँ पर, इसलिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। बच्चे के अपने क्षेत्र के लोगों के वायु प्रदूषण के स्रोतों की जागरूकता का सर्वे का संचालन करना। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उपरोक्त रेखांकित क्रियाकलाप संचालन करना में सबसे अधिक संबंधित होगी? संचालन करना तो बोध करना, सृजन करना, अनुप्रयोग करना या फिर याद करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, सृजन करना, ताकि बच्चा संचालन करते टाइम किस तरह से चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, ग्रुप को किस तरह से संभाल रहा है, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगी? आंसर देखते हैं। फर्स्ट है छात्रों को कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना। सेकंड है सबसे पहले छात्रों को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना। थर्ड है छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। और फोर्थ है विज्ञान की पुस्तक को पढ़ना। तो सबसे पहले तो ये होगा कि पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, मतलब जो आप सिखा रहे हो छात्र उससे खुद को कनेक्ट कर पाए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस युक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थवान स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ एक चार्ट, सीखने वाले के द्वारा सफ़ेद कागज़ के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना, संकल्पना आधारित उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर या फिर संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो दिखाकर। तो आप देखकर ही बता सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 ही राइट हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ लग नहीं रहा है मुझे, क्योंकि सीखने वालों के द्वारा सफ़ेद कागज़ के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन को अवलोकन करना, बच्चे खुद करके देख रहे हैं। जब बच्चे खुद करके देख रहे हैं तो वो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 76 है। विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? इसका संचालन आसान है, यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठा करता है, ये सीखने वाले में मेहनत की आदत का विकास करता है, ये अपने हाथ से कार्य करने का अनुभव प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बढ़िया है, बिकॉज ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा रहा है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ जाए, हैंड्स ऑन एक्टिविटी आ जाए, तो वही हमेशा आपको उसी की तरफ जाना है, यही हमारी पेडागोजी बोलती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 है। निम्न में से कौन सा साधन बाल केंद्रित आकलन के लिए है? पोर्टफोलियो है, अवधारणा मानचित्र है, पेपर पेंसिल टेस्ट नहीं है, जनरल लिखना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 A, B and D। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। विज्ञान में सीखने जैसा आकलन का क्या अर्थ है? आपको सीखने जैसा आकलन का बताना है, इसका मतलब क्या होता है? योगात्मक आकलन, स्वयं आकलन, सत्र आकलन या रचनात्मक आकलन। तो असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग आपको बताता है सेल्फ असेसमेंट के बारे में, मतलब खुद सीख रहे हो, या फिर यहाँ पर आपका पीयर असेसमेंट भी आ सकता है। आप एक दूसरे की कॉपी चेक करते हैं, या फिर दोस्त एक दूसरे की कॉपी चेक कर रहे हैं, या फिर आप खुद का ही आकलन कर रहे हो। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। अमृता कोई विद्युत परिपथ व्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, उसके पास पर्याप्त संख्या में संयोजक तार नहीं है। परिपथ को पूरा करने के लिए वह नीचे दिए गए पदार्थों में किस एक का उपयोग कर सकती है? स्टील का तार, कांच की छड़, रबड़ का पाइप या फिर मोटा धागा। आपको पता एक चालक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना पड़ेगा, तो वह एक स्टील के तार का यूज़ करेगी। ये सारे आपके इंसुलेटर्स हो जाते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। सही कथन को चुनना है। अवतल दर्पण सीधा प्रतिबिंब बनाता, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, बिल्कुल सही बात है। उत्तल दर्पण सदैव ही उल्टा कभी नहीं बनाएगा। उत्तल दर्पण सीधा भी बनाता, उल्टा ही बनाता, नहीं बनाता, हमेशा सीधा बनाएगा और हमेशा आभासी
प्रतिबिंब बनाएगा। अवतल दर्पण सदैव ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है? बिल्कुल नहीं, सीधा और उल्टा दोनों ही बनाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यदि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है आप कमेंट करिएगा, मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। चींटी के दंश में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक, ऑक्जेलिक, एसिटिक या एस्कॉर्बिक? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, फार्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। किसी ईंधन के 3.7 किलोग्राम का पूर्ण दहन करने पर 1.665 इंटू 10⁸ जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको मानक मात्रों में इस ईंधन का कैलोरी मान क्या हुआ, कैलोरी मान निकालना है। देखिए यहाँ पर आपके पास मास कितना है, मास है 3.7 किलोग्राम और इससे ऊष्मा कितनी निकल रही है 1.665 इंटू 10⁸ जूल। तो पहले ये जो जूल है ना, इस जूल को हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए इस यूनिट को हमें जस्ट डिवाइड करना होगा 1000 से, ठीक है। 1000 से जब डिवाइड कर रहे होंगे तो 1.665 इंटू 10⁻, यहाँ पर 30 और 30 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे तो 10⁵ आ जाएगा। ऊष्मीय मान का फॉर्मूला होता है कैलोरी मान, मतलब ऊष्मा, कितना ऊष्मा वो बता रहा है या कितना ऊर्जा वो दे रही है अपॉन में उसका मास। तो 1.665 इंटू 10⁵ अपॉन 3.7। जब हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 45000। जस्ट कैलकुलेशन करना है और आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक ये 0.45 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा कैंसिल करके 45000 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 83 है। मायरा किसी पैकेट को पहुंचाने के लिए 5 किलोमीटर दूरी अपनी सहेली के घर साइकिल चलाकर जाती है। जाते समय वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और लौटते समय 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटती है। समस्त यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? अब आप ये देखो कि मायरा क्या कर रही है। मान लो ये उसका घर है और ये उसकी फ्रेंड का घर है। जब वो जाती है, यानी कि जब वो जा रही है, तब उसकी स्पीड होती है 12 किलोमीटर पर आवर और जब वो वहाँ से लौट कर आती है तब स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर आवर। यानी डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड के लिए डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस s2। तो 2 इंटू s1 हमने ले लेते हैं 12 इंटू 8 अपॉन में 12 प्लस 8, 12 और 8 हो जाएगा आपका 30 और ऊपर प्लस करने पर आएगा आपका 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 इंटू 8 और नीचे हो जाएगा 12 और 8 20। कैंसिल कर देते हैं इसको, 4 से करा, ये 2 से कर देते हैं, 2 से ये 4 टाइम, ये आ जाएगा 10, ये हो जाएगा 96/10। 96/10 मतलब 9.6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा। एक बात का ध्यान रखिए, कभी कभी ये हमसे मीटर पर सेकंड भी पूछ लेता है। मीटर पर सेकंड निकालने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर पर सेकंड में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है। निम्नलिखित में से समुच्चय में केवल दूरी मापने के 42 वर्ष प्रकाश वर्ष, वर्ष तो आपका ईयर बताता है, यानी कि टाइम को मेजर करने की ये यूनिट हो जाती है। 42 मीटर प्रकाश वर्ष बिल्कुल सही। मीटर हर्ट्ज, हर्ट्ज आपका फ्रिक्वेंसी को बताता है और यहाँ पर हर्ट्ज आपका फ्रिक्वेंसी को बताएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है। समीर अपने कंचे को फर्श पर बिछे 3 विभिन्न पृष्ठों पर तनी हुई सेलोफेन शीट, कालीन और समाचार पत्र पर लुढ़काता है। कंचे पर लगने वाले घर्षण बल के क्रम को आपको बताना है कि किस क्रम में कंचे पर घर्षण बल लगने वाला है। समाचार पत्र, कालीन, सेलोफेन शीट, सेलोफेन शीट, समाचार पत्र, कालीन, सेलोफेन शीट, कालीन, समाचार पत्र, या फिर समाचार पत्र, सेलोफेन शीट, कालीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा, सेलोफेन शीट, समाचार पत्र और कालीन। और 1 मिनट आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं। यदि मुझे डाउट रहता है तो मैं बता देता हूँ। वैसे मुझे ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट आंसर दिख रहा है और ऑप्शन नंबर सेकंड ही राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। कोई पिंड रैखिकता किसी एक समान वेग से गतिमान है यदि समय को x अक्ष पर निरूपित किया जाता है तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? इस गति का वेग समय ग्राफ y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। इस गति का दूरी समय ग्राफ y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। इस गति का वेग समय ग्राफ x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा, या फिर इस गति का दूरी समय ग्राफ x अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। देखो ये आपका कुछ इस तरह से हमने एक ग्राफ बनाया, ये आपका हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। इन्होंने क्या बोला है कि एक समान वेग से गतिमान है,
ये आपका क्या हो गया, वेलोसिटी और यहाँ पर आ गया आपका टाइम। यदि एक समान गति से एक समान वेग से गतिमान है, यानी कि ये जो लाइन आ रही है वो लाइन किसके समांतर आ रही है, एक अक्ष के समांतर आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा कि वेग समय ग्राफ एक अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा। वाई अक्ष के समांतर हो ही नहीं सकता कभी भी, टाइम कांस्टेंट तो होगा ही नहीं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है, कोक, बिटुमेन, स्नेह तेल या फिर पैराफिन मोम। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। कोक एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं होता, ये एक अलग ही प्रकार का प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 है, अमन किसी बंद कमरे में एक प्लास्टिक की बोतल, एक लकड़ी की चम्मच और एक धातु के चम्मच को रात भर रखता है। कक्ष का ताप 30 डिग्री सेल्सियस है। सुबह होने पर वह इन तीनों वस्तुओं के ताप रिकॉर्ड करता है जो T1, T2 और T3 हैं। निम्नलिखित में से किस संबंध द्वारा इन तापों को निरूपण की सबसे अधिक संभावना हो सकती है। देखो इसमें काफ़ी डाउट रहा था, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 तो बताया गया है। क्यों बताया गया है, क्योंकि 3 वस्तुएं हैं और तीनों कक्ष का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, एक ही टेम्परेचर पर रखी हुई हैं। जब तीनों वस्तु एक ही टेम्परेचर पर रखी होंगी तो उनका टेम्परेचर सेम ही रहेगा। यदि हम टेम्परेचर चेंज करते तो हम ये बोल सकते थे कि यार जो प्लास्टिक की बोतल है और लकड़ी की चम्मच है इनका टेम्परेचर धीरे बढ़ेगा और धातु का टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला। इन्होंने तो ये बोला कि 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और ये जो है ना फुल नाइट इनको एक रूम में रखा गया, तो इन सब का टेम्परेचर सेम ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन से जीव कौन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। कवक बना सकता है, राइबोसोम बना सकता है, वायरस बना सकता है या फिर शैवाल। तो शैवाल बिल्कुल बना सकता है, बिकॉज इसके पास क्लोरोफिल होता है। जिसके पास भी क्लोरोफिल होगा वो अपना खाना खुद बना लेगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ध्रुवीय भालू को चरम शीत अवस्थाओं में अनुकूलन में सहायता करता है। इसके राइट आंसर की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि सफ़ेद बाल, मुड़े हुए लंबे और नाखून, त्वचा के नीचे बसा की परत। बात तो सही है। सफ़ेद बाल, चपटे पैर, बालों की परतें, सूंघने की तीव्र शक्ति, चपटे पैर, बालों की परतें। सफ़ेद बाल, चपटे पैर, त्वचा के नीचे बसा की परत। तो वैसे काफ़ी आंसर सही लग रहा है, लेकिन फर्स्ट ज़्यादा सही है क्योंकि इसके सफ़ेद बाल होते हैं जो इसको छुपने में मदद करते हैं। मुड़े हुए लंबे और पैने नाखून होते हैं जो बर्फ़ में चलने में सहायता करते हैं। त्वचा के नीचे बसा की परत होती है जो कि इसको सर्दी से बचाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम। तो इस तरह से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे चैनल पर टेट का सब कुछ जितना भी मटेरियल हो सकता है सारा मटेरियल मिल जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।